तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम आने वाले थे। एग्ज़ाम के पहले या दूसरे दिन मैं अपने घर में सबसे छोटे वाले कमरे में आराम से बैठकर पढ़ रहा था। तभी मेरे फ़ोन का नोटिफिकेशन बजा और जब मैंने फ़ोन की ओर देखा तो मैंने पाया कि मेरा दोस्त रजनीश मुझे इस समय में गांव के बीचों बीच बुला रहा है। उसने बताया कि मेरे बाकी के सारे दोस्त भी वहां पर मौजूद हैं और वो मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचने के लिए बोल रहे थे। मुझे नहीं पता कि इस वक्त गांव में क्या काम होगा, लेकिन उनके कहने मात्र से ही मुझे निकलना ही पड़ा। रात काफ़ी हो गई थी और ऊपर से बारिश का खतरा मंडरा रहा था। कभी भी बारिश जोरों से बरस सकती थी। मूसलाधार बारिश के आने का संकेत पहले से ही था, क्योंकि सुबह भी तेज बारिश हुई थी और इसी बीच रजनीश के कहे मुताबिक मुझे घर से निकलना पड़ा। उसने मुझे कसम वगैरह तक दे दी थी, जिस वजह से घनी रात होने के बाद भी मुझे घर से निकलना पड़ा। तभी मैंने अपनी बाइक निकाली। मेरे लिए अच्छी बात तो ये थी कि घर वाले पंखे और कूलर की हवा खाकर आराम से सो रहे थे, तो ऐसे में उन्हें मेरी बाइक की आवाज़ सुनाई नहीं दी और मैं अपनी बाइक लेकर तुरंत ही बाहर निकल गया और एक अच्छी खासी स्पीड के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। हमारे घर से गांव की दूरी करीब 5 मिनट पर होगी। रास्ता कच्चा होने की वजह से कीचड़ से सना हुआ था। पूरे रास्ते में गड्ढों के अंदर पानी भरा पड़ा था। इस समय ड्राइव करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। किसी तरह मैं गांव में पहुंचा और गांव के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि रजनीश और हमारी पूरी टोली गांव के चबूतरे के कुएं पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि अरे यार, तो भूल गया, आज हमें नाइट क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। तब जाकर मेरे दिमाग में आया कि बगल वाले गांव में टूर्नामेंट है, जहां रात के 10:15 बजे हमारा मैच है। फिर क्या था, क्रिकेट खेलने के लिए मैं तो वैसे भी काफ़ी उतावला रहता था। ऐसे में कभी भी क्रिकेट खेलने के लिए जाने के लिए तत्पर रहता। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार, रास्ता तो बहुत ख़राब है और हमें संभल कर चलना चाहिए, वरना हम कभी भी काली शक्तियों के हवाले चले जाएंगे। उस दोस्त की बात हमें इतनी ज़्यादा हंसा रही थी कि हमारे उसी दोस्त ने एक बार फिर कहा, यार मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। और इतना कहकर वो घर की तरफ चल ही रहा था कि रजनीश ने उसे पकड़ लिया और जानबूझकर बाइक पर बिठा लिया। पहले तो रजनीश बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकला और उसके बाद हम सभी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। युवा अवस्था होने की वजह से अनुभव का इस्तेमाल ना करना कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत साबित हो सकता था। वैसे भी अनुभव कम और जोश ज़्यादा हमारी रग रग में बह रहा था। किसी तरह हम टूर्नामेंट वाले गांव में पहुंचे, लेकिन फिर हमें पता चला कि आज सारे मैच निरस्त कर दिए गए हैं और अब कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। ये सुनकर के मुझे बहुत जोर का गुस्सा आया, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। मैं और मेरे सारे दोस्त एक बार फिर वहाँ से निकल गए। रात घनी होती जा रही थी और ऐसा लगने लगा था कि बहुत ही जल्द बारिश हो जाएगी। हमारे बाकी दोस्त तो आगे निकल गए। मैं और रजनीश धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने सोचा कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद लेते हैं और फिर आराम से बैठकर पियेंगे और फिर घर चले जाएंगे। पहले तो हमें कहीं भी दुकान नजर ही नहीं आई। फिर एक छोटे से गांव के अंदर एक मोहल्ला था, शायद उसी के अंदर एक दुकान खुली हुई थी, तो हम दोनों वहां पहुंच गए और फिर वहां से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी। फिर हम दोनों एक चौराहे के पास पहुंचे और उससे थोड़ा आगे एक मोड़ के पास बाइक को थामकर हम उसी जगह पर थोड़ी बहुत देर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बैठ गए। अभी हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बैठे ही थे कि अचानक से हमारे पीछे से एक कांच की बोतल हवा में उड़ती हुई आई और हमारी बाइक से टकरा गई। गुस्से में रजनीश गालियाँ देने लगा। दरअसल रजनीश एक लड़ाकू टाइप का आदमी था और उसे कभी भी गुस्सा आ जाता था। रजनीश गाली गलौज करने में बिजी था कि तभी किसी ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। रजनीश इस बार तो और भी जोर से चीखने लगा और चिल्लाने लगा। रजनीश के मुंह से निकलने वाली इन आवाज़ों ने उस पूरे इलाके को कुछ पल के खातिर हिलाकर रख दिया था। रजनीश की शर्ट के ऊपर एक धब्बा नजर आ रहा था और उस धब्बे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रजनीश की शर्ट को पकड़ रखा हो। रजनीश गुस्से से तिलमिलाता हुआ इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल साबित हुआ। अचानक ही रजनीश के पैर हवा में उठ गए और वो 3 से 4 बार धड़ाम से नीचे गिरा। मैंने रजनीश को पकड़ा, लेकिन तभी मेरे शरीर में बिजली का जोरदार झटका लगा और मैं भी पीछे गिर गया। मैं और रजनीश सरपट वहाँ से भागने लगे, क्योंकि अब हम दोनों को इतना पता चल गया था कि यहाँ किसी नॉर्मल आदमी का वास नहीं है।
बल्कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मौजूद है, शायद जिसे कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों से सख्त नफरत होगी। इतना सोचकर हम दोनों आगे भाग ही रहे थे कि अचानक ही हमें ऐसा लगा कि उस सुनसान पड़ी सड़क पर किसी के चप्पल की आवाज़ आ रही है, जो बहुत ही तेज गति के साथ हमारे बिल्कुल पीछे पीछे भाग रहा है। अब रजनीश तो बुरी तरह से डर गया था और फिर हम दोनों वहाँ से एक टैक्सी स्टैंड पर पहुँचे। इतनी रात होने के बाद भी वहाँ पर हमें एक छोटी सी टैक्सी नज़र आ रही थी। जब एक बार हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि 3 से 4 भिखारी अपने हाथ में कटोरा लिए हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन ये 100% कन्फर्म था कि हमारे पीछे आने वाले इन भिखारी जैसे दिखने वाले आदमियों में कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों किसी तरह टैक्सी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि टैक्सी ड्राइवर अंदर सिगरेट पी रहा था और मैंने कांच के ऊपर अपना हाथ थपथपाया ताकि वो अंदर से दरवाज़ा खोल सके, मगर वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी बीच उसकी नज़र हमारे पीछे मौजूद उन भिखारी जैसे दिखने वाले आदमियों पर पड़ी तो वो ड्राइवर भी अंदर तक कांप गया। वो भी जल्दी से भागा और उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हमें अंदर बुला लिया। मुझे नहीं पता कि उसे इस वक्त ऐसा क्या दिखा जिसे देखने के बाद वो ड्राइवर भी ना चाहते हुए भी गाड़ी को तेज़ स्पीड में भगाने लगा और फिर गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड के साथ में आगे निकलती जा रहे थे। फिर हम एक पुल पर पहुंचे और फिर उस पुल के ऊपर पहुंचते ही गाड़ी ऑटोमेटिक झटका खाकर रुक गई। गाड़ी को इस तरह रुकता देख मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। ड्राइवर भी थोड़ी टेंशन में लग रहा था तो मैंने ड्राइवर की तरफ घूरते देखा और बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ? तो उस ड्राइवर ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। मैं और रजनीश तुरंत ही नीचे उतर गए और जैसे हम दोनों उस टैक्सी से नीचे उतरे तो उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया और वहाँ से तुरंत ही निकल गया। ये देखकर कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो चुका था। फिर एक बार जब मेरी नज़र मेरे पीछे पड़ी तो मैंने देखा कि भूतों का वो झुंड अभी भी हमारे पीछे भाग रहा था और कुछ पल में हम मौत के घाट उतरने वाले थे। रजनीश ने मुझे अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वो देख यार, सामने की तरफ एक रोशनी नज़र आ रही है और उसके ऊपर लाल कलर का झंडा भी लगा हुआ है। तभी मैं और रजनीश सरबट भागने लगे, लेकिन अब हमारी ये दौड़ ज़्यादा देर तक काम नहीं आई। भागते समय अचानक ही मेरे दोस्त रजनीश का पैर एक नुकीले पत्थर से टकरा गया और पत्थर से टकराने की वजह से रजनीश धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अभी मैं उसे उठाने ही वाला था कि वहाँ जोरों की तेज हवा चलने लगी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। उस मूसलाधार बारिश में मैं उसे उठाने की पूरी कोशिश ही कर रहा था कि अचानक ही मेरी पीठ पर एक बहुत जोर का वार हुआ और जिस वजह से मैं रजनीश के ऊपर गिर पड़ा। और इस बार मैं रजनीश के ऊपर गिरा तो मुझे अपनी पीठ में एक बहुत ही गहरी और जोरदार चोट का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो मेरा पूरा बदन अब टूट चुका है। और इसी बीच मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ मानो कोई चीज़ धड़ाम से मेरे ऊपर गिर रही है। कुछ देर तक तो मैं वहीं पर पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ खामोश हो गया है, तब मैंने देखा कि मेरा दोस्त रजनीश मर चुका था। उसका शरीर अकड़ गया था और उसका पूरा बदन एकदम बर्फ की तरह जमा हुआ था। इसका मतलब रजनीश ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत का गम मेरे दिमाग तक चढ़ गया। मैं वहीं पर रोने लगा। फिर मेरी नज़र रजनीश की गर्दन पर गई जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। इस बात से ये पता लगाना बेहद आसान था कि किसी काली शक्ति ने ये भयानक करतूत दिखाई है, जिसके बाद रजनीश इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, लेकिन तभी मैंने एक बार फिर उन 3 से 4 भिखारियों को देखा जो अभी भी अपने हाथों में अलग अलग हथियार लेकर खड़े थे। उनका ये डरावना रूप मुझे और भी खौफनाक लग रहा था। अब मैं अपने दोस्त रजनीश को खो चुका था और अब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि मैं उन भयानक प्रेतों के सामने कुछ समय के लिए भी ठहर सकूं। भले ही वो बहुत डरावने थे। किसी तरह हिम्मत करके मैंने उन्हें बहुत ज़ोर से धक्का मारा, लेकिन मेरा हाथ उनके आर पार हो गया जो मुझे अंदर तक कपकपा गया। लेकिन इस बार मैं धूम दबाकर भागा और जहाँ मुझे लाल रंग का झंडा नजर आ रहा था, आखिर में वहीं जाकर रुका तो मैंने देखा कि वहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ था और मैं जल्दी से उस मंदिर में घुस गया। और उस मंदिर के अंदर जाने के बाद मुझे एक अलग सा सुकून मिला। ऐसा लग रहा था मानो मैं अपनी मौत से बच गया हूँ। पूरी रात भर मैं उसी मंदिर में बैठा रहा। वहाँ नेटवर्क भी नहीं थे। फिर किसी तरह जिंदा बचकर मैं अपने घर तो लौट गया, लेकिन आज तक मेरे घर वालों को ये नहीं पता कि उस दिन रजनीश की मौत कैसे हुई। मैंने अपने दोस्तों को तो पूरी तरीके से इस घटना का जिक्र किया और उन्हें मेरी बात पर पता नहीं क्यों लेकिन बहुत जल्दी विश्वास भी हो गया।
लेकिन आज तक हमने इस बात को छुपा कर रखा है कि उस दिन रजनीश की मौत कोई एक्सीडेंट से नहीं बल्कि भूतों के हाथों हुई थी। फिर मैंने वहीं पर मौजूद काफ़ी दुकान वालों से इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ भिखारी भीख मांगने आया करते थे। एक दिन भीख मांगने के बहाने उन्होंने किसी लड़की के साथ छिड़कानी की, तभी कुछ दुकानदारों ने मिलकर उन्हें वहीं पर मार डाला। कहते हैं आज भी उनकी आत्मा भटकती है और इस बड़े हादसे के बाद उन तीनों भिखारियों ने काफ़ी लोगों से बदला भी लिया है। उनके बदले की आग अभी भी बुझ नहीं पाई है। दोस्तों, रजनीश और मैं जहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, असल में उसी जगह उनको मार दिया गया था। खैर, उस दिन के बाद मैं आज तक उस मोहल्ले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।